नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लेयर 3 एजुकेशन में। और आज का जो आप प्रैक्टिस सेट है वो आपका सेकंड वाला है, यानी कि इससे पहले एक मॉक टेस्ट हो चुका है जो आपके एमपीएसआई के लिए है, जिसमें डेली आपको करवाया जाता है शाम को 7 बजे प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है। और आपने जो कल कमेंट किए थे जिनका स्कोर अच्छा रहा 20 आउट ऑफ जितना भी रहा, उन सभी को कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और जानकारी आप लोगों को ये देना थी कि अगर आप एग्ज़ाम जैसे ही तैयारी करना चाहते हैं, एग्ज़ाम जैसे ही मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं, तो आपके लिए अवेलेबल है। आप जाइएगा testseries.layer3education.com पर जाइएगा और वहाँ जो है आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे बिल्कुल एग्ज़ाम के जैसे एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ 200 नंबर का मॉक टेस्ट मिलेगा, जिसमें सेम एग्ज़ाम के जैसी एग्ज़ाम चलेगी, है ना। वहाँ आपकी हिंदी रहेगी 70 की, 30 की इंग्लिश रहेगी, मैथ्स रीजनिंग रहेगी, जीके रहेगा, सेम आपका एग्ज़ाम के जैसा रहेगा। और उस पर अभी जो है 70% ऑफ चल रहा है, तो अगर आप लोग उसको परचेस करना चाहते हैं तो जाकर पहले फ्री मॉक टेस्ट देख लीजिएगा, उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट की। देखिएगा, सबसे पहला प्रश्न जो है बड़ा ही शानदार है, करने की कोशिश करिएगा, देखते हैं कितने लोगों से बनता है। और आज भी जो है आप लोगों को स्कोर कमेंट करना है, और जो लोग आ चुके हैं लिंक को थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चलिए पहला प्रश्न आप लोग पढ़िएगा, क्या लिखा हुआ है कि यदि 150 से 300 रुपए की कीमत के बीच खरीदी गई पुस्तकें, यानी कि कुछ पुस्तकें खरीदी गई जिनकी कीमत 150 से लेकर 300 तक है, और पुस्तकें 250 से 350 तक की कीमत पर बेची गई, यानी कि उसने क्या किया कि 150 से 300 तक की कीमत में परचेस की, है ना। और फिर क्या किया कि 250 से लगाकर 350 तक में बेची उसने। वो बोल रहा है कि अधिकतम संभावित लाभ क्या होगा जो 15 किताबों के बेचने से मिलेगा। यानी कि वो बोल रहा है कि अगर 150 से 300 के बीच खरीदी गई और 250 से 350 के बीच बेची गई तो 15 पुस्तकों के बेचने पर लाभ कितना मिलेगा। आपका पहला ऑप्शन है कि निर्धारित नहीं किया जा सकता, दूसरा ऑप्शन है कि 750 रुपये, तीसरा ऑप्शन है कि 4250 रुपये, और चौथा ऑप्शन है 5420 रुपये। करने की कोशिश करिएगा, सभी को आंसर देना है। क्या आंसर आएगा तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, इसका जो आंसर होगा वो इस तरीके से होगा कि देखिए उसने पूछा क्या है, अधिकतम संभावित लाभ। अधिकतम लाभ कब होगा, जब आपके अधिकतम में खरीदे, और अधिकतम मान लीजिए वो चीज जो है 150 से 300 के बीच में खरीदी जा सकती है। कितने के बीच में? 150 से 300। तो मान लीजिए अधिकतम उसने 300 रुपए में कोई चीज खरीदी, अधिकतम की बोला है इसलिए अधिकतम मूल्य ले रहा हूं। 300 रुपए में कोई चीज खरीदी और 350 रुपए में बेची। 300 में एक पुस्तक खरीदी और 350 पे बेची, तो एक पुस्तक पर जो लाभ हुआ वो कितना हुआ, तो आप बोलेंगे कि 50 रुपए का लाभ एक पुस्तक पर हुआ यदि वह अधिकतम में खरीदता है और अधिकतम में बेचता है। यानी कि 50 रुपए का एक पुस्तक पर लाभ हुआ। आपसे बोला है कि 15 किताबें बेची उसने, तो 50 का गुणा कर दीजिएगा 15 में, तो 15 × 75, यानी कि 750 रुपए का लाभ उसे हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। देखिए बेहतरीन प्रश्न है आप लोगों के लिए, ऐसे प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं। मैक्सिमम मैं वही क्वेश्चन लेता हूं जो एग्जाम में आया हुआ है, या फिर एग्जाम में आया है वो उसी टाइप का मैं लेता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा, करने की कोशिश करते हैं। आपका सेकंड क्वेश्चन करिएगा, देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा है कि एक पाइप 8 घंटे में एक टैंक को भर सकता है। एक पाइप जो है 8 घंटे में किसी टैंक को भर सकता है। टैंक में रिसाव होने की वजह से इसे भरने में 2 घंटे अधिक लगते हैं। यदि टैंक पूरा भरा हो तो रिसाव से यह कितने समय में खाली हो जाएगा? 40 घंटे में, 42 घंटे में, 36 घंटे में, और एक और ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी कि 45 घंटे में। चलिए यहाँ लिख देते हैं चौथा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी आपका कितना है? 45 घंटे यहाँ लिख देते हैं। देखिए अब जो ये प्रश्न है ये आपका जो है पाइप एंड सिस्टम नल एवं टंकी वाले चैप्टर से है। इसमें क्या दिया हुआ है, देखिए इसको भी हम टाइम एंड वर्क वाला जो चैप्टर है उसी के बेसिस पे करते हैं। इसमें भी हम सेम एलसीएम लेते हैं जैसे उसमें लेते हैं। देखिएगा करने की कोशिश करते हैं। एक पाइप यहाँ पर ये इस प्रकार से है, तो इसका नाम दे देते हैं ए, और ये बोल रहा है कि ये 8 घंटे में भरता है। अब दूसरा पाइप बी है, या फिर इसको बोल दीजिए रिसाव, या फिर मान लीजिए एक टंकी है ना, उसमें रिसाव है इस प्रकार से। तो आप देखेंगे इस बी को रिसाव का नाम दे दीजिए। अभी ये कितने में खाली करता है ये पता नहीं है, लेकिन अगर ये बोल दे कि ये रिसाव और ये
आपका पाइप दोनों साथ में चले तो वो बोल रहा है कि इसकी रिसाव की वजह से क्या हो रहा है कि नल भी चल रहा है लेकिन 2 घंटे अधिक लग रहे हैं, यानी कि दोनों मिलकर जो है उस टैंक को 10 घंटे में भर देते हैं। क्योंकि ये खाली कर रहा है इसलिए 2 घंटे और अधिक लग गए। अब आपके पास 8 और 10 दो आपका जो है संख्याएं हैं। अब इन दो संख्याओं का जो है एलसीएम लेना होगा। तो एलसीएम कितना आएगा, तो आप बोलेंगे एलसीएम आ जाएगा 40, यानी कि टोटल वर्क भी यही हो जाएगा 40। अब देखिएगा 8 के हिसाब से 8 पंजे 40 और 10 के हिसाब से 10 चौक 40, यानी कि आप देखते हैं कि अगर ए भर रहा है तो ये 5 भरता है और बी और दोनों मिलके 4 ही भर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बी जो है खाली कर रहा है, वो कितना खाली कर रहा है, तो -1 खाली करेगा। कितना करेगा? -1। इसकी कैपेसिटी -1 है। अब ये बोल रहा है कि अगर केवल रिसाव से अगर ये खाली करना हो, पूरा भरा हो, यानी कि 40 इसकी कैपेसिटी है, पूरा भरा हो, अगर 1 की स्पीड से खाली करें तो कितने घंटे लग जाएंगे, तो 40 घंटे लग जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न अगर आते हैं तो उनको इस तरीके से आप लोग करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 सभी को करते जाना है और थोड़ा सा लिंक को शेयर कर दीजिएगा इसको, ताकि बाकी मित्र भी अपने जुड़ जाएं, है ना। चलिए इस प्रश्न को देखते जाइए। लिखा हुआ है कि एक परीक्षा में राम तथा श्याम के अंकों का योग 120 है, यानी कि दोनों का आपका मिलाकर दे रखा है, किसी पर्टिकुलर का नहीं है, दोनों के मिलकर 120 है। फिर आगे दिया हुआ है श्याम तथा हरि के 130 है। जैसे राम और श्याम के 120 अंक है, उसी प्रकार श्याम और हरि के मिलकर 130 है और हरि तथा राम के 140 है। तद अनुसार हरि द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं? आपको बताना है कि अकेले हरि को कितने अंक प्राप्त हुए। देखिए करने की कोशिश करिएगा। इसमें कैसे करेंगे, तो जो दिया है वो लिखेंगे। कैसे दिखेंगे? लिखा हुआ है राम और श्याम के 120 है, तो मैं लिखूंगा राम का नाम लिखा R प्लस एस, राम और श्याम बराबर कितना है, तो यहां लिख दीजिएगा 120। ठीक है साहब। उसके बाद किसका दिया है, उसके बाद उसने बोला है कि श्याम और हरि, तो मैं यहां लिखूंगा S प्लस H। श्याम और हरि के कितने नंबर हैं, तो आप बोलेंगे 130 है। ठीक है, यहां लिखे। फिर अगला क्या दिया है, हरि तथा राम, तो H प्लस R यहां लिखा और कितना लिखूंगा, आप बोलेंगे 140, तो यहां लिखा 140। अब मैं सभी को प्लस कर लेता हूं, तो मैंने देखा 0 की 0, 3 2 5 और 4 9, और यहां देखा 390 आया। अब 390 जो आया ये क्या राम श्याम और हरि का है? नहीं, ये डबल डबल है। डबल कैसे? क्योंकि देखिए राम एक बार तो यहां आया और एक बार और यहां आया, यानी कि मैं केवल R नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा 2R। क्या लिखूंगा? 2R प्लस। फिर मैंने देखा कि श्याम भी 2 बार आया, एक बार यहां और एक बार यहां, तो मैं लिखूंगा 2S प्लस। उसी प्रकार से H भी आपका जो है 2 बार आया, तो यहां 2H लिखूंगा, 2H बराबर 390। अब यहां आप देख रहे हैं 2 2 सब में कॉमन आ रहा है, तो 2 को मैंने बाहर निकाला और अंदर देखा राम श्याम और हरि बचे। ठीक है, और इनका बराबर था कितना? 390। ठीक है, यूं मान लीजिए 390 लिखा है। ठीक है, अब बराबर में 390 है, यहाँ 2 का गुणा हो रहा है, तो 390 के नीचे आ जाएगा 2 और उससे क्या प्राप्त होगा, तो आप देखेंगे 2 एकम 2, यहाँ बचा 1, 2 नम 18, 1 बचा 2 पंजे 10, यानी कि 195 किसका आ गया? राम श्याम और हरि के नंबर कितने आ गए? सबके मिलाकर 195 आ गए। लेकिन मुझे तो हरि के द्वारा प्राप्त अंक चाहिए। अब हरि के द्वारा प्राप्त चाहिए यानी कि H के चाहिए। अब H के अगर चाहिए तो राम और श्याम के आप हटा दो, क्योंकि ये तीनों के मिलकर हैं 195। इसमें से राम और श्याम के आप हटा देते हो। देखिए राम और श्याम के नंबर कितने हैं, तो राम और श्याम के 120 है, तो आप 120 इसमें से माइनस करते हो तो आपको मिल जाएंगे हरि के नंबर। 120 माइनस किया तो 5 का 5, 9 में से 2 गया 7, 75 नंबर जो है वो हरि के थे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न आपके टाइम एंड वर्क में भी आते हैं, उसमें भी ये आपका 2 वाला रखने पर ही आपको प्राप्त होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा। देखिए अलग अलग चैप्टर से क्वेश्चन लिए जाते हैं, लगभग मैं हर चैप्टर से क्वेश्चन लेने की कोशिश करता हूं। यहां लिखा हुआ है देखिए 0, चौथा ऑप्शन 0, देख आप यहां पढ़ने की कोशिश करिएगा इस प्रश्न को। यहां पर चौथा ऑप्शन और मैं लिख देता हूं 0। लिखा हुआ है कि n को, यानी कि कोई संख्या है n जिसको 4 से भाग देने पर 3 शेष रहता है, यानी कि 4 से भाग लगाओ तो पूरा पूरा भाग चला जाता है, लेकिन 3 और शेष बचता है। जब 2n को 4 से भाग दिया जाएगा
तो शेषफल क्या रहेगा। अब देखिए इस प्रश्न को करने के लिए थोड़ा सा हमको मानना ये पड़ेगा कि आप n ऐसी संख्या लेकर आइए जिसमें मैं 4 से भाग लगाऊं और 3 शेष बच जाए। तो देखिए मैं 4 में 4 से भाग लगाता हूं तो कुछ नहीं बचता, लेकिन 4 में अगर 3 जोड़ दूं तो मैंने क्या किया, 4 में 3 जोड़ा तो मेरी संख्या आ गई 7। अब मैं इस 7 में भाग लगाऊं तो 4 एकम 4 और 3 बच रहा है, यानी कि मैं वो संख्या n की जगह कितना मान सकता हूं, n की जगह 7 मान सकता हूं, यानी कि n की वैल्यू में निकाल सकता हूं 7। अब n की वैल्यू 7 आ गई तो उसने बोला कि 2n। अब 2n मतलब n का डबल कर दो, यानी कि 7 का डबल कर दोगे तो अब संख्या हो गई 14। वो बोल रहा है 2n को 4 से भाग लगाओ, यानी कि 14 को भाग लगाओगे 4 तिया 12, कितना बचा, तो कितना शेषफल बचा है 2। तो वो बोल रहा है कितना शेषफल रहेगा, तो 2 रहेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न भी आते हैं तो उसमें क्या करिएगा कि संख्या n दी हुई है, इसमें भाग लगाने पर 3 बच रहा है, तो 4 में 3 बच रहा है तो 4 को डायरेक्ट 3 से जोड़ दीजिए तो संख्या बन गई 7, क्योंकि 7 में भाग लगा रहे हैं 4 का, तो आपका बच रहा है 3। चलिए आसान सा प्रश्न था। इस तरीके के प्रश्न भी आपको नंबर सिस्टम से आप लोगों को देखने मिल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा। लिखा हुआ है कि एक आदमी ने कुछ फल खरीदे जिसमें से 10% सड़ गए थे, यानी कि कुछ फल खरीदे उसमें से 10% जो है सड़ गए और शेष में से 80%। देखिए ध्यान दीजिएगा, कल भी हम लोगों ने शेष वाले प्रश्न किए थे, है ना, तो उसका थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा और फिर करिएगा। लिखा हुआ शेष में से 80% वह पड़ोसी को दे देता है। पड़ोसी ज़्यादा व्यवहार है, देखो 80% तो दे दिए, चलो ठीक कोई बात नहीं। अब उसके पास 36 फल बच जाते हैं। अब उसके पास जो है टोटल 36 फल बच जाते हैं। तदनुसार उसने कुल कितने फल खरीदे थे, यानी कि शुरुआत में उसके पास फलों की संख्या कितनी थी या फिर उसने टोटल कितने खरीदे थे। चलिए करने की कोशिश करते हैं। देखिए इसको डायरेक्ट 100 मान के करेंगे तो भी आपका आसान रहेगा। मान लेते हैं कि टोटल फल जो है उसने खरीदे 100%। देखिए मैं यहाँ क्वेश्चन कर रहा हूँ, इससे पहले अगर आप लोग भी चाहें तो क्वेश्चन को कर सकते हैं और अपनी कॉपी और पेन लेकर बैठा करिए। जैसे ही प्रश्न दिखे, मैं प्रश्न पढ़ूं उसी समय आपको स्टार्ट कर देना है और क्वेश्चन को मेरे जवाब देने से पहले या मेरे समझाने से पहले आप लोगों को कर लेना है, फिर इसको डबल समझ लेना है ना। तो ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप मुझसे पहले इस प्रश्न को कर लीजिएगा और कॉपी पेन लेकर बैठिएगा। तो डेली जो है आपकी अलग अलग चैप्टर से क्वेश्चन होंगे तो आपकी स्पीड अच्छी बनेगी और मॉक टेस्ट जैसा फील आएगा कि ऐसे परीक्षा में भी प्रश्न आएंगे तो आप लोगों से निश्चित तौर पर वो बन जाएंगे। चलिए अब हम बात कर रहे थे इस प्रश्न की जिसमें मैंने जो है टोटल फन माने थे आपके 100% माने थे, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि इसमें से 10% सड़ गए, तो मान लीजिए ये 10% इसके सड़ गए तो बचे कितने, ये सड़ गए, ठीक है साहब। तो अब बचे कितने, तो आप बोलेंगे 90% बचे हैं। फिर उसने बोला कि 90 तो बचे, ठीक है साहब, शेष 90 हैं, ठीक है। इसमें से 80% पड़ोसी को दे दिए। इसमें से 80% बोले तो 90 का 80%, यानी कि निकाल सकते हैं आप 90 का 80% उसने पड़ोसी को दिया तो कितना दिया होगा, तो आप देखेंगे 2 जीरो 2 जीरो 9 8 72, यानी कि इस 90 में से 72 उसने जो है किसको दे दिए, 90 में से 72 उसने दे दिए पड़ोसी को। तो 72% पड़ोसी को दे दिए तो कितने बचे, तो देखिए ये 72% पड़ोसी के दिए तो यहाँ पर बचे 10 में से 2 गया 8, इधर बचा 8 में 7 गया 1, यानी कि 18% अब बचे हैं। तो ये जो 18% बचे हैं ये बराबर हैं 36 फल के, यानी कि 18% बराबर 36 फल। तो आप देखते हैं कि तदनुसार उसने कुल कितने फल खरीदे थे, यानी कि आपको क्या करना होगा, इस 18% के नीचे यानी कि 36 के नीचे 18 लिखना होगा, क्योंकि 36 18 के बराबर है और आपको जो चाहिए वो इंटू करिए। आपको चाहिए कि कुल फल कितने थे, तो कुल तो 100% माने थे हमने, तो इंटू करिएगा 100% का। अब 18 से डबल यानी कि 18 दूना 36, यानी कि 2 × 100, यानी कि कुल जो फल थे वो 200 थे। इस प्रकार से इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चाहे तो आप क्रॉस चेक करके देखिए कि टोटल फल 200 मानेंगे तो 200 का 10% 20 सड़ गए, यानी कि बचे आपके 180। 180 का आप निकाल सकते हैं 80%, है ना, और फिर उसमें से 36 फल ही आपके बचेंगे। चलिए इस प्रकार के प्रश्न अगर आते हैं तो इस तरीके से आप लोगों को उनको डील करना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कितने लोगों का अगले आंसर आता है, चलिए देखेंगे। और एक और चीज़,
कि ये जो प्रश्न है ये आपके डेली मिलेंगे 7 बजे। तो जो लोग देख रहे हैं रेगुलर 7 बजे डेली आ जाना है, शाम को 7 बजे, है ना। सारे काम छोड़कर 7 बजे बिल्कुल व्यवस्थित बैठ जाना है, कॉपी और पेन लेकर, और क्वेश्चन करते जाना है जितने आप लोगों से बने। और सभी आखिरी में स्कोर कमेंट जरूर करिएगा। जितने भी मित्र देख रहे हैं, एंड में आप सभी को स्कोर कमेंट करना है कि 20 आउट ऑफ या फिर 30 आउट ऑफ जितने भी आपके आए वो नंबर ज़रूर कमेंट करिएगा। और क्वेश्चन का लेवल कैसा है, कैसा बेसिक से समझ में आया या नहीं, वो आपकी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यदि एक कक्षा में 32 लड़कियां हैं और लड़कियों तथा लड़कों का औसत 16:9 है, तो उस कक्षा में कितने प्रतिशत लड़कियां हैं? 32% या फिर ऑप्शन आपके 48, 64 और 80। 48, 64 और 80 में यहाँ लिख देता हूँ 48%, 64% और 80%। ये आपके तीनों चारों जो भी हैं ऑप्शन है, करने की कोशिश करिएगा। लिखा हुआ है कि कक्षा में 32 लड़कियां हैं। अब देखिए कि जब भी प्रतिशत निकालना हो तो देखिए अपना फॉर्मूला क्या रहता है कि परसेंट जब भी निकालना हो, जैसे बचपन में आपको याद होगा कि भैया आपके 400 नंबर आए, कितने में से? आपके 500 में से नंबर आए। तो जब भी आप परसेंट निकालना हो तो आप ऐसे करते थे कि 400/500 इंटू 100, है ना। तो आप क्या कर रहे हैं कि जितने हैं वो ऊपर रख रहे हैं और जो परसेंट निकालने के लिए नीचे टोटल लिख रहे हैं। नीचे क्या लिख रहे हैं? हमेशा टोटल लिख रहे हैं। तो नीचे टोटल लिख रहे हैं, इसका मतलब मुझे कक्षा की टोटल संख्या चाहिए, तभी मैं लड़कियों का परसेंट निकाल सकता हूं। तो टोटल संख्या निकालने के लिए देखिए मैं क्या ट्रिक लगाता हूं, मैं करने की कोशिश करता हूं। देखिए इसको मिटाता हूं, ये यहाँ पर मिटाया मैंने और लिखा कि लड़कों और लड़कियों का 16:9 है, यानी कि 32 जो लड़कियां हैं वो रेशो में कितने के बराबर हैं? तो 32 लड़कियां और लड़कियों का रेशो 16। तो इसके नीचे 16 रख दीजिए, ताकि बराबर हम हमेशा नीचे रखते हैं और जो चाहिए वो सामने। अब मुझे लड़कों की संख्या तो नहीं चाहिए, तो इंटू कर देता 9 का। मुझे चाहिए कि टोटल लोग कितने या टोटल आपकी संख्या कितनी है उस कक्षा में। तो टोटल संख्या 16 और 9 के बराबर होगी, क्योंकि 16 तो लड़कियां और 9 लड़के, तो मिलाकर हो गए 16, 10, 26। 26 में से एक कम किया तो 25, यानी कि टोटल जो है संख्या ये होगी। तो आप देखते हैं 16 का डबल किया आपने, 16 दूना 32 और 2 इंटू 25 किया तो 50 आ गया, यानी कि उस कक्षा की कुल स्ट्रेंथ कितनी है? 50 लोग हैं उसमें। ठीक है, अब देखना है 32 लड़कियां हैं, इसका परसेंटेज निकालना है। तो 32 का परसेंट निकालना है किस पर? नीचे लिखेंगे हम टोटल, मैंने बोला था नीचे टोटल लिखना पड़ता है। और परसेंटेज की अगर बात कर रहे हैं तो 100 का इंटू करना पड़ेगा। तो आप 50 से डबल करेंगे, 50 दूना 100 और 32 का डबल करेंगे तो 64% आपका आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के अगर प्रश्न आते हैं तो उनको इस तरीके से करिएगा। वैसे रेशो वाला चैप्टर मैंने पूरा करवा रखा है, आप चाहें तो MPSI मैथ्स बाय विनोद सर मेरे नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर आप लोग देखिएगा, आपको पूरा चैप्टर मिल जाएगा जिसमें ये क्वेश्चन करवा रखे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा। लिखा हुआ है कि 400 रुपए की राशि 2 वर्षों में साधारण ब्याज की दर पर 448 रुपए हो जाती है। कितने वर्षों में हो जाती है? 2 वर्षों में। अब ये जो 448 है इसमें ब्याज कितना होगा? तो आपको ध्यान देना है कि मिश्र धन में से आप मूलधन माइनस करते हैं, यानी कि 448 में से 400 माइनस करेंगे तो आपका ब्याज आ जाएगा। फिर लिखा है कि समान दर से, यानी कि इसमें जो रेट आप फाइंड करेंगे उसी रेट से 550 रुपए की राशि कितने साल में 682 हो जाएगी? बेहतरीन प्रश्न है, करने की कोशिश करिएगा। आपको पहले तो रेट फाइंड करना होगी। रेट कैसे फाइंड करेंगे? तो आप सभी को पता है कि साधारण ब्याज का जो आपका फॉर्मूला है वो क्या है। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैंने देखा कि 400 और 448 में जो अंतर है वो 48 रुपए का है, यानी कि वो ब्याज है मेरा। और साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100, है ना। अब आप देखते हैं ब्याज कितना है, तो 400 से 448 हुआ, यानी कि आपको पता चल गया कि 48 रुपए ब्याज का है। और मूलधन कितना है? यानी कि 400 रुपए मूलधन है, तो यहाँ लिख देंगे 400। और रेट तो आपको फाइंड करना है, लेकिन समय जरूर दे रखा था, वो भी कितने साल? 2 साल दे रखा था, तो यहाँ लिख देंगे आप 2 साल और बटे कर देंगे 100 का। तो आपने देखा 2 जीरो से आपने 2 जीरो काट दी, है ना। और 2 और 4 को यहाँ लेकर आए, 2 चौक 8 यहाँ ले आए, और 8 से क्या, 8 छंग 48, तो 6% जो है आपकी रेट आ गई। अभी आंसर नहीं आया है, केवल रेट आई है कि समान दर से, तो यहाँ 6% रेट हम यूज करेंगे। अब उसने बोला कि 550 की राशि कब 682 हो जाएगी? तो आप पहले तो देखिए ब्याज कितना है, तो 550 घटाइएगा इस मिश्र धन में से, तो आपको ब्याज प्राप्त होगा। तो 2 में से 0 गया 2, आपका 8 में से 5 गया 3, और यहाँ कितना
6 में से 5 गया 132, यानी कि ब्याज कितना है 132 रुपए। तो आप लिखेंगे साधारण ब्याज की जगह लिखेंगे 132 रुपए, है ना। और बराबर में लिखेंगे मूलधन कितना, तो मूलधन आपका 550 है, क्योंकि अभी उसने 550 की राशि बोला है, यानी कि मूलधन 550, है ना। अब रेट कितनी है, तो रेट हम लोगों ने लिखा रखा है समान दर, अभी हमने 6% निकाली इससे, तो यहाँ लिख देंगे 6%, है ना, ठीक है। फिर इंटू करिएगा टाइम, तो वो टाइम तो निकालना है, तो टी लिख दीजिएगा और बटे कर दीजिएगा 100 का। तो इससे आपका आंसर आएगा कैसे, तो देखिएगा 1 जीरो से आपका 1 जीरो, है ना, और आपका करेंगे 5 दूना 10, और 5 से करेंगे तो 11, और 2 से करिएगा 2 तिया 6, है ना। अब 11 इंटू 3, अब पहले 11 से काट लीजिए, तो 11 से काटेंगे 11 एकम 11, 11 दूना यहाँ 2 बचा है, 11 दूना 22, ठीक है। और 3 से काटेंगे 3 चौक 12, तो यहाँ आया टाइम कितना साल, तो 4 साल में जो है समान दर से ये 550 की राशि 682 हो जाएगी, कितने साल में, 4 साल में। तो इसका जो है ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न अगर आते हैं तो इस तरीके से करिएगा, साधारण ब्याज के प्रश्न है। वैसे तो साधारण ब्याज के बिल्कुल सिंपल रहते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा 8 नंबर वाला, है ना। अब देखिएगा प्रश्न बड़ा ही शानदार है, लिखा हुआ है आपका जो है आपका टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड प्रश्न है। लिखा हुआ है कि एक बैलगाड़ी को 120 किलोमीटर की दूरी 15 घंटे में तय करनी है। यदि वह आधी यात्रा 3/5 समय में पूरी कर ले तो शेष यात्रा को निश्चित समय में पूरा करने के लिए बैलगाड़ी को किस गति से चलाना होगा। अब इस प्रश्न को करिएगा, 4 ऑप्शन भी हैं आपके, 6.4, 6.67, 10 और 15। चलिए 4 ऑप्शन हैं, इसको देख लीजिएगा, इस प्रकार से यहाँ रख देते हैं ताकि प्रश्न भी आप लोगों के सामने रहे और ऑप्शन भी आप लोगों के सामने रहे। प्रश्न को पहले आप लोग करने की कोशिश करिएगा, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्या क्या दिया है इसमें। अब बैलगाड़ी दी है और 120 किलोमीटर की यात्रा करना है 15 घंटे में, तो आप देख सकते हैं कि इसने आधी यात्रा कर ली है। आधी यात्रा बोले तो 120 में से जो कि 15 घंटे में करनी थी, उसमें से 60 किलोमीटर की यात्रा कर ली है, वो भी कितने समय में, 3/5 समय में। 3/5 समय बोले तो 15 का 3/5 कितना होता है, तो आप निकालेंगे 5 तिया 15, 3 तिया 9, यानी कि 60 किलोमीटर की यात्रा 9 घंटे में पूरी कर ली। अब देखते हैं बची कितनी, तो आपने देखा कि 120 में से 60 हो गई, तो बची कितनी यात्रा, 60 किलोमीटर और बची। और निश्चित समय में पूरा करना है, तो आप देखेंगे निश्चित समय बोले तो 15 घंटे में पूरी करना थी, जिसमें से 9 घंटे तो हो चुके हैं। अब बचे कितने घंटे, तो आप देखते हैं 15 में से 9 गया तो 6 बचे हैं। कितने बचे हैं, 6। तो आपको क्या निकालना है, चाल। तो चाल बराबर होता क्या है, दूरी बटा समय। अब दूरी कितनी बची है, 60 बची है, उसको कितने समय में करना है, 6 घंटे में। तो स्पीड क्या रखनी होगी, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा रखनी होगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी होगी। वैसे तो बड़ा आसान सा प्रश्न है, पर देखने में थोड़ा सा टफ लगता है। इसकी रेगुलर प्रैक्टिस हम करेंगे, आप और हम मिलकर डेली 7 बजे, है ना, शाम को आपका डेली प्रैक्टिस सेट आएगा। जैसा एमपी टेट में चल रहा है, जैसे एमपी टेट संविदा की जो हम बात करें, तो संविदा में आज 68 मॉक टेस्ट हो चुके हैं, यानी कि 68 दिनों से हम लगातार बने हुए हैं। वहाँ पूरा सहयोग भी मिल रहा है, वो डेली जो है कमेंट करते हैं, अपना स्कोर कमेंट करते हैं, पूरा 2 वे कन्वर्सेशन चलता है। तो यहाँ एमपीएसआई में भी ऐसा ही करेंगे। एमपीएसआई में भी आप लोगों को क्या करना है, डेली अपना स्कोर कमेंट करना है और फीडबैक देना है कि किस प्रकार का है। और थोड़ा सा इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा मात्रा में अपने दोस्त जुड़ पाएँ और डेली हम मिलकर इसकी प्रैक्टिस करें। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। आप लोगों को करना है, लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों के सामने। क्या लिखा है, यदि 2 संख्याओं के योग तथा अंतर क्रमशः 20 तथा 8 हैं, तदनुसार उन संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना होगा। चलिए देखिएगा क्या लिखा हुआ है। लिखा है यदि 2 संख्याओं का योग और अंतर 20, 8 है, तदनुसार उन संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना होगा। तो पहले तो वो दोनों संख्याएं फाइंड करिए जिनको जोड़ने पर आपका 20 आता हो, जिनको घटाने पर 8 आता हो। तो उन संख्याओं को आने के बाद उन संख्याओं का स्क्वायर करिएगा और उनका अंतर निकालिएगा। अब वो संख्याएं कैसे निकाले, तो उसके लिए एक ट्रिक है। ट्रिक तो क्या है, बिल्कुल बेसिक है। बेसिक क्या होता है, बेसिक से होता है आपका कि संख्याएं मान लीजिए एक्स और वाई। कैसे, तो x और y 2 संख्याएं हैं जिनको जोड़ने पर 20 आता है, तो मैं लिखता हूं यहां पर 20, और उनको घटाने पर 8 आता है, तो मैं लिखूंगा x - y बराबर 8, है ना।
अब ये करने से क्या होगा, एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी। कैसे कि प्लस के वाई से माइनस का वाई कैंसल। अब और x जोड़ा तो कितना आया 2x, और 20 और 8 जोड़ा तो आया 28। कितना आया 28। अब 2x बराबर 28 आया, यानी कि x बराबर कितना, तो 2 से भाग लगा देंगे तो x बराबर आपका आ जाएगा 14। तो अगर x 14 है तो आपका ये कितना होगा कि 20 हो जाए तो y बराबर 6 हो जाएगा। तो दोनों संख्याएं आ गई, x बराबर तो 14 और y बराबर 6। अब उसने क्या बोला था कि दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना होगा। अब वर्गों का अंतर बोले तो 14 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है, 13 का 169 और 14 का 196। 14 का स्क्वायर होता है 196, जिसमें से माइनस करना है आपको किसका, 6 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर होता है 36। आप माइनस करेंगे तो 6 में से 6 गया 0 है ना, और 9 में से 3 गया 6 और 160, यानी कि इनके वर्गों का अंतर कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। वैसे भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो रहा है तो आप इनको जोड़कर इंटू भी कर सकते हैं। कैसे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आपका ए प्लस बी और ए माइनस बी कितना होता है, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे, ए प्लस बी हो जाएगा 20 और ए माइनस, तो 8 दूनी 16, यानी कि इससे भी कर सकते हैं डायरेक्ट। अगर वो उनके वर्गों का अंतर पूछे तो डायरेक्ट इन दोनों को गुणा कर दीजिएगा 20 इंटू 8 को, तो 160 आ जाएगा। क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि दोनों के वर्गों का अंतर पूछा है, तो ये आपकी जो है एल्जेब्रा वाली आपकी ये है समीकरण, जिसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ओपन करते हैं तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आता है। तो देखिए ए प्लस बी तो उसने दे रखा था आपका, किस प्रकार से आपका दे रखा था, एक मिनट, हाँ आपका दे रखा था इस प्रकार से, तो देखिएगा है ना, आपका दे रखा था तो आप डायरेक्ट इंटू कर सकते थे 20 और 8 का। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा। लिखा हुआ है कि यदि कोई व्यक्ति 3 घंटे में 10 सही 1/5 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तदनुसार वह 5 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगा। बड़ा आसान सा प्रश्न है, करिएगा इसको, बस थोड़ा सा भिन्न जो आपकी दी हुई है फ्रैक्शन, उससे घबराइएगा मत, और इसको जैसे करते हैं उसी प्रकार से करिएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए आप लोगों को करना है, पहले कितना आंसर आ रहा है देखिएगा, है ना। चलिए मैं बताता हूं कैसे करना है। तो देखिए 3 घंटे में 10.5 किलोमीटर की यात्रा, यानी कि मुझे सबसे पहले तो आपकी चाल निकालना होगी, तभी उस चाल का इंटू कर पाऊंगा 5 में। तो चाल बराबर होता क्या है, तो आप सभी के मुंह जबानी आपको याद है कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। क्या होता है, दूरी बटा समय। अब दूरी कितनी है, तो दूरी लिखा हुआ 10 सही 1/5, तो इसको 10.5 मत लिख दीजिएगा, ये 10 सही 1/5 है। तो 10 सही 1/5 को मैं अगर कन्वर्ट करूं तो कैसे करना होता है, इस नीचे में गुणा होता है, यानी कि 10 पंजे 50 और 1 जोड़ूंगा तो 51/5 इसको लिखना पड़ेगा, यानी दूरी की जगह लिखना पड़ेगा 51/5। और फिर बटे करिएगा समय। समय कितना है, 3 घंटा, तो बटे करिएगा 3। जब 3 के बटे में कुछ नहीं है तो इसको मानिएगा 3 के बटे में 1 है, और इसको जब ऊपर लाते हैं तो उल्टा हो जाता है, यानी कि 1/3 हो जाएगा। तो आपकी जो चाल आई वो कितनी आई, 51/15 आई। कितनी, 5 या 15, ये आपकी चाल आ गई। अब इसको काटिएगा मत, क्योंकि इससे अपने को काम लेना है। तो ये चाल आ गई 51/15, ठीक है। अब ये चाल आ गई, आपसे पूछा है कि 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर अगर मैं बात करूं तो दूरी बराबर होता है चाल गुणित समय, यानी कि जितनी चाल से जितने समय तक चलेंगे तो वो आपकी दूरी हो जाएगी। आपकी चाल कितनी है, चाल है 51/15, तो यहाँ लिख दीजिए 51/15 और इंटू करिए किसका, कितने घंटे तक, समय कितना है, समय 5 घंटे तक, यानी कि इसको करिएगा इंटू 5। तो आप देखते हैं 5 से करेंगे 5 तिया 15 और 3 का भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 17। तो इसका आंसर आ जाएगा कि 17 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न अगर आते हैं तो इस तरीके से आप लोगों को उनसे डील करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। और जो लोग जुड़ चुके हैं इस थोड़ा सा लिंक को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, है ना, ताकि बाकी मित्र भी जुड़ पाए। तो जितने लोग देख रहे हैं कुछ नया सीखने को मिल रहा है, तो वीडियो जरूर शेयर करिएगा, है ना। डेली 7 बजे आते हैं और 7 बजे जो है प्रैक्टिस चलता है आपका MPSI का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों के सामने है। ये प्रश्न एग्जाम वालों का फेवरेट है, बहुत सी बार आपके LCM और HCF वाला चैप्टर है ये, उससे ये प्रश्न निश्चित तौर पे बनता ही बनता है। क्या लिखा हुआ है, पढ़ने की कोशिश करिएगा। लिखा हुआ है कि 4 घंटियां एक साथ बजना शुरू होती है, फिर
4, 6, 8 और 9 सेकंड के अंतराल पर बजती है तो वह एक साथ कितने सेकंड में बजेगी। जब भी ऐसा प्रश्न आए कि इतनी घंटियां इतने अंतराल पर बजती है, और एक और प्रश्न है इनसे संबंधित, वो प्रश्न ये है कि 4 दोस्त एक मैदान पर दौड़ना शुरू करते हैं, जो एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं और फिर वे आपके 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट के अंतराल पर मिलते हैं, तो फिर वे पुनः एक बार एक साथ कितने मिनट में मिलेंगे। ऐसा प्रश्न भी ये इसके जैसा ही है। ऐसा प्रश्न आए या फिर ऐसा आए तो आपको ध्यान रखना है, इस प्रश्न में क्या करना रहता है, इसमें लेना रहता है एलसीएम। एलसीएम ही आपकी वो संख्या है जो आपके इन सभी को एक साथ अंतराल के बाद आपको मिलाएगी। तो देखिए 4, 6, 8, 9 का एलसीएम कितना होगा, करने की कोशिश करिएगा। मैं ऐसे करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, सबसे बड़ी संख्या इनमें कौन सी है, तो देखता हूँ सबसे बड़ी संख्या 9 है। अब मैं 9 का गुणा करना स्टार्ट करता हूँ जब तक इन सभी में भाग ना चला जाए। तो 9 का इंटू किया 18, तो 18 में भाग जा रहा है क्या किसी का, आपका 4 का जा रहा है, नहीं जा रहा है। तो आप देखेंगे आगे बढ़िए, 9 या 27, इसमें नहीं जाएगा, 9 चौक 36, 36 में जा रहा है क्या, 4 का जा रहा है, 6 का जा रहा है, लेकिन 8 का नहीं जा रहा है। ठीक है, फिर आगे बढ़िए, 36 का डबल कर दीजिए, 72, 72 में 4 का जा रहा है, हाँ जा रहा है, 6 का जा रहा है, 8 का भी जा रहा है और 9 का भी जा रहा है, यानी कि 72 ऐसी संख्या है जो इनका एलसीएम है। तो जो एलसीएम रहता है वही इसका आंसर होता है कि 72 सेकंड के बाद वे सभी आपस में एक साथ बजेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो इस विधि से ना निकालें एलसीएम, जो आपको आती है कौन सी वाली, ये वाली कि 4, 6, 8 और 9। देखिए एग्जाम में आप रिस्क नहीं लेते, मुझे पता है। एग्जाम में हर आदमी जैसे कि 2 और 2 भी जोड़ना हो तो 2 बार जोड़ेगा, वो 2, 2, 4 ही होता है, एक बार लिख के देखता है क्योंकि एग्जाम है ना। तो आप ऐसे कर लीजिएगा, अगर आपको नहीं आता है तो आप ऐसे करिएगा, उसमें भी आपको जो है आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं। देखिएगा किस प्रकार से है, लिखा हुआ है कि 2000 रुपये किसी साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में 2400 रुपये हो जाता है, तो कितने वर्षों में 2880 रुपये हो जाएगा, 7 वर्षों में, 8 वर्षों में, 10 वर्षों में या 11 वर्षों में। करने की कोशिश करिएगा। इससे रिलेटेड प्रश्न अभी हम लोगों ने ऊपर किया, तो पहले रेट निकालना है और उस हिसाब से करना है। करने की कोशिश करिए, सभी का आंसर इसमें आना चाहिए। चलिए देखिएगा किस प्रकार से करेंगे। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, आप यहाँ देख रहे हैं कि 2000 से 2400 हो रहा है, यानी कि ब्याज कितना है, तो आप बोलेंगे कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय होता है और बटे आप करते हैं 100 का। अब यहाँ पर 2000 से 2400 हो रहा है, यानी कि 400 रुपये का ब्याज है, और मूलधन कितना है, तो आप बोलेंगे मूलधन 2000 है। दर कितनी है तो वही तो निकालना है, और समय कितना है तो 5 वर्षों में हुआ, यानी कि यहाँ पर लिख दीजिएगा 5/100। ठीक है, अब 100 से आप काटेंगे 2 जीरो और 20 पंजे 100, यानी कि इसके नीचे आ जाएगा 100 और 100 से 2 जीरो खत्म, यानी कि रेट आ गई आपकी 4%। अब ये रेट काम करेगी कहाँ, जब हम अगला प्रश्न यानी कि इसी के जो अगला लेवल है उस पर जाएंगे। उसने बोला कि कितने सालों में 2880 रुपये हो जाएगा, कौन, ये 2000 रुपये। अब आप देखते हैं कि 2000 रुपये है और 880 रुपये यहाँ पर ब्याज हो जाएगा। कैसे, क्योंकि यहाँ इनका जो डिफरेंस है वो 880 का है, तो ब्याज हो जाएगा 880 रुपये ब्याज बराबर। आप मूलधन लिखेंगे तो मूलधन कितना है आपका 2000, दर लिखेंगे जो कि आपने 4% फाइंड किए तो लिख दीजिएगा 4, और आपको टाइम निकालना है कितने वर्षों में, तो टाइम का लिख दीजिएगा टी, बटे अपॉन कर दीजिएगा 100 का। और यहाँ देखेंगे तो 2 जीरो से आपका 2 जीरो कैंसल, और 4 से करते हैं तो 4 से 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 20 है ना। तो 220 के नीचे आप लिख देते हैं 20, और 1 जीरो से 1 जीरो और 2 से काटते हैं तो 11, यानी कि 11 वर्ष में जो है वह राशि 2880 रुपये हो जाएगी। तो इस प्रकार के प्रश्न अगर आते हैं तो इस तरीके से आप लोग करिएगा। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा। देखिए ये प्रश्न की बहुत डिमांड आ रही थी, मेरे कोई मित्र हैं जिन्होंने कमेंट भी किया था, एमपी टेट वाले हैं, उन्होंने कमेंट किया सर इस प्रकार के क्वेश्चन लाओ, तो इस प्रकार के क्वेश्चन लाए हैं, है ना। चलिए अब इसको करने की कोशिश करिएगा। किसी जगह पर कुछ लड़के और कुछ कुत्ते हैं, चलो बात एक ही हो गई, चलो कोई बात नहीं। यदि सिरों की कुल संख्या 11 और पैरों की कुल संख्या 30 हो तो बताओ लड़कों की संख्या कितनी है। ठीक है, देखिए अपने जितने भी दोस्त हैं लड़के वो एक तरह से ये ही हैं, है ना। चलो ठीक है कोई बात नहीं, पर प्रश्न है अब क्या करें, कर तो सकते हैं नहीं कुछ। अब पढ़िएगा इस प्रश्न को, देखिए किस प्रकार से। तो इसका करने का एक ट्रिक बनती है, इसको करने की एक आपकी विधि बनती है जो कि इस प्रकार से रहती है। देखिए लड़का हो या कुत्ता हो, सर कितने रहेंगे सबके, एक एक ही रहेगा। यानी कि मान लीजिए लड़कों के सर मान लेता हूं x,
और कुत्तों के मान लेता हूँ y, और सर की संख्या जिसने दी हुई है कुल संख्या, सिरों की संख्या 11, यानी कि कुल 11 जानवर हैं, है ना। 11 जानवर कौन से, लड़के भी जानवर ही हैं और कुत्ते हैं ही सही, है ना। तो 11 जानवर टोटल हैं, ठीक है साहब। अब मैं बात करूं पैरों की, तो पैरों की कुल संख्या 30 है। अब पैर, लड़कों के पैर कितने हैं, तो लड़कों के पैर 2 हैं, हालांकि चलते कहीं नहीं है पर 2 पैर हैं, दे रखे भगवान ने, ठीक है। अब प्लस करिएगा कुत्ते के कितने पैर हैं, तो 4, तो यहाँ करिएगा 4y, है ना, बराबर कर दीजिएगा 30। ये ऐसा क्यों किया, यानी कि लड़के जैसे कि 10 लड़के हो, 2-2 पैर के हिसाब से 20 हो जाएंगे, इस हिसाब से पैरों की संख्या मैंने बराबर में 30 लिख दी। अब आपको क्या करना रहता है, इस और इस इक्वेशन को इक्वल करने के लिए कोई भी एक फैक्टर इक्वल करिए, यानी कि x अगर 2x को करना हो, यानी कि इस इक्वेशन में x को 2x बनाना हो, तो आप क्या करेंगे, 2 का इंटू कर देंगे पूरी इक्वेशन में। तो 2 का इंटू करिएगा, तो 2 का इंटू किया तो यहाँ आ गया 2x, है ना। मैं इस 2 का पूरी इक्वेशन में इंटू करूंगा, तो 2x प्लस 2 का y में किया तो 2y बराबर 11 डबल 22। अब आप देखते हैं कि आपका x से x कट जाता है, क्योंकि यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, तो आपका 2x से 2x कैंसिल, और 4y में से 2y गया, तो आपका बचा 2y, जो कि बराबर आ जाएगा किसके, तो आप 30 में से 22 घटाते हैं तो 8 आ जाता है, और y की वैल्यू आ जाती है 4, यानी कि y आपने क्या माना था, कुत्ते, तो कुत्तों की संख्या आ गई 4। अब 4, इस 11 में से 4 कुत्ते हैं, तो बाकी बच्चे कितने, लड़के हो जाएंगे, तो लड़कों की संख्या कितनी आ जाएगी, 7, जो कि ऑप्शन नंबर बी है आपका। देखिए हम लोगों ने किया क्या है, एक बार और देख लीजिएगा, किया क्या है कि देखिए सिरों की संख्या थी, तो आपके मैं और प्रश्न ऐसे डेली लाऊंगा, आपके कल के वीडियोज में भी ये क्वेश्चन मैं शामिल करूंगा, ताकि आप लोग ज़्यादा सीख पाए, है ना। तो मैं क्या करूंगा, और क्वेश्चन लाऊंगा, फिलहाल तो आप इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, है ना। मैंने क्या किया, सिरों की संख्या 11 है, तो मैंने x प्लस वाई 11 लिखा, और पैर की संख्या 30 थी, तो पैर का इंटू इसलिए किया, 2x इसलिए लिखा क्योंकि लड़कों के 2 पैर, तो 2 इंटू एक्स, है ना, और कुत्ते के 4 पैर, तो 4y बराबर 30 है। अब क्या किया कि इक्वेशन को इक्वल किया, तो यहाँ 2x दिख रहा था, मैंने इसको 2x बनाने के लिए पूरी इक्वेशन में 2 का इंटू कर दिया, तो ये आपकी नई इक्वेशन बन गई। उससे क्या हुआ, ये कैंसिल किया और y की वैल्यू निकाली 4, तो y कुत्तों की संख्या थी, तो 11 में से कुत्तों की संख्या घटा दी, लड़कों की संख्या आ गई, है ना, बात एक ही है, चलो कोई बात नहीं, पर यहाँ आ जाएगा 7, है ना। तो इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा। लिखा हुआ है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 297 है और महत्तम समापवर्तक 3 है। यदि पहली संख्या 27 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी, ज्ञात करिएगा। इसका डायरेक्ट एक फॉर्मूला है, जो एमपी वाले हैं, जो कर रहे हैं डेली, उनको पता है, उनके मॉक टेस्ट में मैंने ये पूछा हुआ है प्रश्न, है ना। 22, 31, 33 या आपका 23 करने की कोशिश करिएगा। इसका सीधा सा फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले से आपका ये क्वेश्चन बन जाता है। देखिए किस प्रकार से हम करेंगे, तो मेरा फॉर्मूला ये रहता है कि आप दिखते हैं पहली संख्या, यहाँ लिखिएगा, ये फॉर्मूला अपने साथ ले जाइएगा, इससे काम बहुत बनेंगे, आपकी परीक्षा में डायरेक्ट प्रश्न आएंगे, डायरेक्ट इससे सोल्व होंगे। पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या, है ना, बराबर आप लिखिएगा एलसीएम गुणित एचसीएफ, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक गुणित महत्तम समापवर्तक। तो देखिए पहली संख्या उसने दे रखी है 27, तो यहाँ लिखिएगा 27, है ना। दूसरी संख्या नहीं पता तो इसको मान लीजिए ए मान लीजिए, और बराबर लिखिए एलसीएम कितना दे रखा है 297, तो यहाँ लिखिए 297, और इंटू कर दीजिए एचसीएफ का जो कि दे रखा है कितना 3, तो यहाँ कर दीजिएगा 3। अब क्या करना है, ए की वैल्यू निकालना है, तो 27 गुणे में है तो इधर आके बटे में हो जाएगा, तो 27 यहाँ लिख दीजिएगा, है ना। और 3 से काटिएगा, 3 नम 27, और 9 से काटिएगा तो 9 तिया 27, और 2 बचा 9 तिया 27, यानी कि पहली संख्या 27 थी तो दूसरी संख्या 33 है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपकी स्थित है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इस प्रश्न को करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा। लिखा हुआ है कि किसी परीक्षा में 65% छात्र गणित, है ना, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, देख लीजिएगा, गणित में सफल होते हैं, जबकि 50% छात्र अंग्रेजी में सफल होते हैं।
यदि 45 छात्र दोनों ही विषयों में सफल होते हैं तो कुल अंक नहीं, कुल विद्यार्थी ज्ञात करिएगा, कुल छात्रों की संख्या ज्ञात करिएगा। इस प्रश्न को करना है आपको। क्या लिखा है, किसी परीक्षा में 65% गणित में सफल होते हैं, 50% अंग्रेजी में सफल होते हैं। यदि 45 छात्र दोनों विषयों में सफल होते हैं तो कुल छात्रों की संख्या कितनी है, करने की कोशिश करिएगा। देखिए, टोटल किसी भी कक्षा में या कोई भी संख्या हो या कोई भी मान हो, टोटल हम कितना मानते हैं परसेंटेज में, तो हम मानते हैं 100%, यानी कि 100% ओरिजिनल रहता है। ठीक है, अब इससे जो ज़्यादा होंगे वो दोनों पक्षों में होंगे, तो देखने की कोशिश करिएगा कि इस प्रकार से इसको करेंगे। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि 65% छात्र मैथ्स में पास हो रहे हैं। ठीक है, अब फिर बोला है कि 50% जो है आपके काई में इंग्लिश में पास हो रहे हैं, तो टोटल मिला के कितना परसेंट हुआ, तो आप गिनते हैं तो 5 का 5 और 6 5 11, यानी कि 115% हो रहा है। तो 115% रहते हैं क्या छात्र? नहीं, छात्र तो रहते हैं केवल 100%, यानी कि 100% छात्र। और यहाँ 115 क्यों हो रहा है, तो ये जो 15% एक्स्ट्रा आ रहे हैं, ये 15% छात्र ऐसे हैं जो गणित में भी पास हुए और अंग्रेजी में भी पास हुए, यानी कि 45 छात्र के बराबर है। 45 छात्र ऐसे हैं जो दोनों विषयों में सफल हुए और 15% इसके बराबर है। क्यों? क्योंकि आपका टोटल 100% रहता है और 15 इसमें एक्स्ट्रा है, यानी कि 15% इसमें और इसमें दोनों में कॉमन है, इसलिए ये 15% यहाँ आ जाएंगे। तो ये जो 45 छात्र हैं ये आपके बराबर है 15% के। तो आप लिखिएगा 45 के नीचे लिख दीजिएगा 15 और इंटू करिएगा कितना, कुल छात्र पूछा है, कुल छात्रों की संख्या आप 100 मानते हैं तो इंटू करिएगा 100 का। 15 से करते हैं 15 तिया 45 और 3 इंटू 100 करेंगे, यानी कि कुल छात्र जो हैं 300 है। इसका आंसर आ जाएगा 300, ऑप्शन नंबर डी। आप चाहें तो करके भी देख सकते हैं, 65% निकालिएगा, आपको पता चल जाएगा, है ना, इस प्रकार से। तो आप 65% निकालिएगा, फिर 50% निकालिएगा और देखेंगे तो आप पाएंगे कि 300 से ज़्यादा वो हो रहे हैं और 45 ज़्यादा होंगे। चलिए करके देख लीजिए, 300 का 65% कैसे निकालेंगे। 300 का 65% आप निकालते हैं तो 100 से आपकी 2 जीरो कट जाती है, तीनों पर जो 15 का 5 ऐसी लगा 1, 3 6 18 और 1 19, यानी कि 195 छात्र आपके मैथ्स में पास हुए। ठीक है, 50% आपके अंग्रेजी में, 50% बोले तो 300 का 50% कितना होता है, 150, आधा। और आप इन दोनों को जोड़ते हैं तो देखिए 0 5 का 5 और 9 और 5 14 का 4 हंसी लगा 1 और 345। तो देखिए ये जो 45 छात्र एक्स्ट्रा आ रहे हैं वो 15% के बराबर ही होंगे। तो ऐसे प्रश्न आपके चाय कॉफ़ी वाले भी आते हैं कि एक ऑफिस में चाय इतना परसेंट पीते हैं, कॉफ़ी इतना परसेंट पीते हैं, और ऐसे प्रश्न आते हैं, है ना, कि कुछ हॉकी खेलते हैं, कुछ फुटबॉल खेलते हैं, ऐसे प्रश्न इससे बनते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने योग्य ये बात है कि टोटल 100% रहता है और जो एक्स्ट्रा आया है वो आपका जो संख्या दी है उसके बराबर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा। लिखा हुआ है कि एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 150 मीटर है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक ब्रिज को 20 सेकंड में पार कर जाती है। तो ब्रिज यानी कि वो जो प्लेटफॉर्म है या ब्रिज आपका होता है ना, ब्रिज गिरने से इतने की मृत्यु हुई, वो वाला ब्रिज है ना। तो ब्रिज की लंबाई आपको ज्ञात करना है, कितना, 150 मीटर, 250 मीटर, 100 मीटर या 50 मीटर। करने की कोशिश करिएगा किस प्रकार से इसका आंसर लाएंगे। तो देखिए आपको क्या करना रहता है कि रेलगाड़ी जब किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो इसमें क्या होगा, दोनों की लंबाई जुड़ेगी। तो आपका देखिए चाल बराबर मैं लिखता हूँ, चाल बराबर आप बोलते हैं दूरी बटा समय। देखिए अब जब वो ब्रिज को पार कर रही है तो उसकी दूरी और ब्रिज की दूरी दोनों जुड़ेगी। तो यहाँ आप लिखिएगा 150 प्लस उसकी मान लीजिए x दूरी है ना, इसको तय करेगी दोनों को। अब वो बोल रहा है कितने सेकंड में, तो यहाँ लिखिएगा 20 सेकंड, और 45 किलोमीटर चाल है तो यहाँ लिखिएगा 45। पर यहाँ थोड़ा सा एक लफड़ा ये हो रहा है कि यहाँ पर आपका ये जो है पूरा मामला मीटर पर सेकंड में है और यहाँ ये जो है 45 किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इसको बदल देंगे, हम क्या करेंगे 5/18 कर देंगे, और ये जो 20 बटे में है इसको ले जाएंगे गुणे में यहाँ पर, ताकि अपना आंसर निकले, है ना। तो ये 20 हम उधर लेते गए। अब देखिएगा किस प्रकार से सोल्व होगा। तो 9 से करिएगा, तो 9 पंजे 45 और 9 दूनी 18, है ना, और 2 से करेंगे तो 10 आ जाएगा।
और 5 5 25, 25 इंटू 10 हो जाएगा, तो आपका 250 आ गया टोटल। अब आप देखते हैं कि आपका 150 प्लस एक्स है और इधर 250 है, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 150 इसमें से माइनस हो जाएगा, तो 150 माइनस होते ही ये बचा कितना, 100 है ना। तो 100 बचा, तो 100 मीटर इसकी लंबाई होगी, किसकी, ब्रिज की। तो इसका आंसर आ जाएगा 100 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना ये है कि ये किलोमीटर प्रति घंटा में हो तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का गुणा करते हैं, और मीटर प्रति सेकंड में अगर किलोमीटर में जाना हो तो हम 18/5 का करते हैं। ये थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को बस होना चाहिए, बाकी इस सवाल में कुछ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर देखिएगा 17 वाला करने की कोशिश करिएगा। लिखा हुआ है 3 के गुणज प्रथम 13 संख्याओं का औसत क्या होगा, यानी कि 3 के प्रथम 13 गुणज संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा। तो देखिए औसत निकालने की ट्रिक ये है कि सभी संख्याओं का योग कर दो और बटे कुल संख्या कर दो, तो आपका आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं सभी संख्या लिख कर सभी को जोड़ तो नहीं सकता, 3 6 9 12, तो इसमें मेरा ये काम करता है कि अगर अंतर समान हो, क्या हो, यह चीज़ ध्यान देने योग्य ये है कि अंतर अगर समान हो। अंतर समान कैसे, यानी कि 3 के गुणज हैं, यानी कि सभी के बीच डिफरेंस कितना कितना होगा, 3 का होगा, है ना। अगर देखिए आपका निकालना है तो देखिए अगर मान लीजिए अंतर समान हो, मान लीजिए मैं शुरुआत के 3 के 5 गुणज की बात करता हूँ, 3 6 9 12 15, अगर इनका औसत निकालना हो तो वैसे तो दिख रहा है कि ये 9 है, पर ज़्यादा संख्याएं हो लंबी, तो कैसे निकालोगे, तो सभी को जोड़ के बटे 5 नहीं करूँगा, मैं क्या करूँगा, पहली संख्या उठाऊँगा और आखिरी संख्या उठाऊँगा। अब पहली और आखिरी उठाकर कितनी हो रही है ये संख्या है 2, तो 15 और 3 जोड़ के कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और ये संख्या कितनी उठाई थी, तो एक ये उठाई और एक ये उठाई, यानी कि 2 उठाई, तो इनका औसत आ जाएगा 9। देखिए आ रहा है 9, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या बोला है कि 3 के प्रथम 13 गुणज। अब 3 का पहला गुणज तो 3 है और 10वां गुणज आप सभी को पता है कि 13 है ना, आपका 30 है, सॉरी 3 के 10 गुणज तक जाते हैं, तो 3 धाम 30 तक तो हम सभी को पता है, लेकिन 13 पूछा है, तो अगला हो जाएगा 33, उसके बाद 36 और आखिरी हो जाएगा 39। तो मैंने बात की थी पहला लूंगा और आखिरी लूंगा, यानी कि 39 वाला लूंगा और बटे क्या कर दूंगा, 2 कर दूंगा। तो देखिए 39 वाला आखिरी 13वां है ना, 13 39 भी कर सकते हो आप डायरेक्ट, है ना। तो 3 लिया और 39 लिया, बटे 2 किया, तो 3 और 39 को जोड़ा तो 40 41 42, 42 बटे 2 किया तो आपका आ गया 21, यानी कि इसका जो औसत आएगा वो आ जाएगा 21, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के डायरेक्ट क्वेश्चन आए तो आप इस तरीके से करिएगा, है ना। अब जैसे मान लीजिए मैंने पूछा कि यहाँ 7 के प्रथम 7 गुणजों का औसत कितना होगा। यहाँ प्रश्न मैंने आप लोगों से अभी पूछ लिया कि 7 के प्रथम 7 गुणज का औसत कितना हो जाएगा। ये प्रश्न आप लोगों के लिए है ना। करने की कोशिश करिएगा किस प्रकार से करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा। जैसे आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं कि 7 14 7 21 7 चौक 28 7 5 35 7 चंग 42 7 7 49 और बीच की संख्या लिख सकते हैं 28। और अगर ये सब ना लिखना हो तो मैंने अभी जो ट्रिक सिखाई वो ये सिखाई कि पहली संख्या लीजिए 7 और 7वां गुणज कौन सा हो जाएगा 49 और बटे कर दीजिएगा 2 तो भी आंसर आ जाएगा। 49 और 7 कितना होता है 56 और 56 बटे 2 कितना हो जाएगा 28 आपका हो जाएगा। तो इसका आंसर 28 आ जाएगा। चलिए समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। 18वें नंबर का प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है कि किसी दो संख्याओं को 78 से भाग करने पर शेषफल 28 और 35 बचता है। यदि दोनों संख्याओं को जोड़ दिया जाए तो 13 से भाग देने पर शेषफल क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा 9 हो जाएगा 7 हो जाएगा या 11 हो जाएगा। देखिए बेहतरीन प्रश्न है। आपके नंबर सिस्टम वाला जो चैप्टर है पहला वाला उससे प्रश्न ऐसे बनते हैं बहुत सी बार। अब देखिए मैंने जो आपको ऊपर एक क्वेश्चन कराया, अगर आपको याद हो अभी आप शुरुआत से जुड़े हो तो आपने देखा होगा कि n को भाग देने पर 4 से 3 बचता है। तो मैंने n निकालने के लिए क्या किया था कि 4 से भाग दे रहा था और 3 बच रहा था तो मैंने वो संख्या ही निकाल ली थी कि 4 और 3 जोड़ के 7 निकाल ली थी। अब वो यहाँ पर भी वही बात बोल रहा है कि दो संख्याएं हैं 78 से भाग देना है और एक बार तो 28 बच रहा है और एक बार बच रहा है 35। तो वो दोनों संख्याएं क्या हो जाएगी तो आप निकाल सकते हैं 78 से भाग देंगे है ना, तो 28 बच रहा है और 35 बच रहा है। तो वो दोनों संख्याएं निकालने के लिए आप क्या करिएगा, पहली संख्या निकालना हो तो 78 प्लस 28 करिएगा
है ना। और दूसरी संख्या निकालना हो तो 78 प्लस 35 करिएगा। लेकिन 78 दोनों में कॉमन है और 13 से भाग देने पर 78 का कोई मूल नहीं निकल रहा है, कोई शेषफल नहीं निकल रहा है, इसलिए 78 को मैं जोड़कर कैलकुलेशन बढ़ाऊंगा नहीं। तो आप 13 13 छंग 78 यानी कि 78 तो कैंसिल हो ही जाएगा, आपका कट ही जाएगा। तो वो दोनों संख्याओं को जोड़ने पर अब दोनों संख्या क्या हो गई, ये तो संख्या हो गई पहली 28 हो गई, क्योंकि अगर मैं करता तो 78 का 28 से यानी कि 28 माना, और दूसरी संख्या हो गई 35। तो दोनों को जोड़ा तो 8 5 13 का 3, हसीला का 1, है ना। 8 5 13 ही होता है, हाँ। और यहाँ बचा 3 और 3 6, यानी कि 63 वो संख्या आ रही है। वो बोल रहा है कि उस संख्या को अगर 13 से भाग लगाओ तो कितना बचेगा, तो 13 से भाग लगा 13 चौक 52, अब 13 5 65 होता है, तो 52 आपका। तो देखिए 52 में 52 घटा लेंगे, 3 में 2 गया 1, आपका 6 में 5 गया 1, यानी कि 11 शेषफल बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न भी अगर आते हैं तो आप आसानी से कर लीजिएगा। किस प्रकार से, जो मैंने एन और 4 वाला करवाया था ना, वो आपका बेस है इन चीज़ों का। आपने देखा कि 78 से भाग देने पर 28 बच रहा है, तो 78 से भाग अगर दूंगा तो मैंने वो संख्या बनाने की कोशिश की 78 और 28 से, पर मैं 78 को लेता तो वैसे भी 13 से 6 बार तो कट ही रहा था, इसलिए मैंने 78 लेकर संख्या को बढ़ाया नहीं, डायरेक्ट 28 लिया और 35 लिया, दोनों को जोड़ा और 13 से भाग लगा दिया, यही उसने बोला था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपका करने की कोशिश करिएगा। लिखा हुआ है कि यदि a प्लस बी बराबर 7 हो और a इंटू बी बराबर 12 हो तो a माइनस बी का मान ज्ञात करें। तो ऐसी संख्या बताइए जो जोड़ने पर 7 आती हो और गुणा करने पर 12। तो 12 का गुणा करने पर कौन कौन सी संख्या ऐसी है जो 12 का गुणज है, तो देखता हूं मैं 12 का गुणज 3 और 4 है। 3 और 4 को गुणा करता हूं तो 12 आता है, और यहाँ पर लिखा है जोड़ने पर 7 आ रहा है क्या, 4 और 3 जोड़ने पर भी 7 आ रहा है। बड़ा आसान सा प्रश्न हो गया कि उन दोनों संख्याओं का माइनस करके बताओ, तो 4 और 3 को माइनस करके बताया तो आपका 1 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। तो बड़ा आसान सा प्रश्न है, हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के लास्ट प्रश्न की तरफ। देखिएगा लास्ट प्रश्न 20 वाला, और इससे पहले आप लोग जितने भी देख रहे हैं आप क्या करिएगा, अभी आप लोगों ने स्कोर काउंट किया होगा तो सभी लोगों को स्कोर ज़रूर कमेंट करना है कि कितने लोग ऐसे हैं जो डेली देख रहे हैं और इसको फॉलो करना चाहते हैं, एमपी टेट के आप एमपीएसआई के इस प्रैक्टिस सेट को फॉलो करना चाहते हैं और एंड तक इसको चलाना चाहते हैं, और इसमें क्वेश्चन में कुछ वैरायटी आप चाहते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन लाओ तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि रीजनिंग के भी इसमें शामिल करो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। जो भी आपकी तरफ से सजेशन हो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके जाइएगा, है ना, और वीडियो को लाइक करिएगा। लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 20 वाला, लिखा हुआ है कि क्रमागत 7 सम संख्याओं का औसत 32 है, यानी कि 7 संख्याएं हैं टोटल जिनका औसत 32 है। तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। वैसे तो सिंपल प्रश्न है, देखते ही आंसर बन जाना चाहिए। जितने भी मित्र देख रहे हैं 44 40 36 या 38 करने की कोशिश करिएगा। इन प्रश्नों को करने का मेरा तरीका ये होता है कि जैसे 7 संख्याएं बोली है तो मैं क्या करता हूँ, 7 स्थान बना देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 संख्याएं तो औसत बिल्कुल बीच वाली संख्या रहा होगा, यानी कि 3 इधर छोड़ी और 3 इधर छोड़ी, बीच वाली संख्या औसत रही होगी, जो कि दे रखा है 32 है। और सारी संख्याएं जो है सम संख्याएं हैं, यानी कि 32 से इधर 34 आएगी, 34 से इधर 36 और इधर आएगी 38। आपसे पूछा था कि दूसरी सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी तो 38 है, इसके बाद दूसरी जो है वो 36 है, दूसरी सबसे बड़ी संख्या 36 है, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न अगर आते हैं तो इस तरीके से आपको डील करना है ना। और डेली हम 7 बजे मिलेंगे, कल भी आप लोगों को 7 बजे आ जाना है, डेली 7 बजे इसका रहेगा शाम को। और सुबह जो है आपका चल ही रहा है संविदा वालों का मॉक टेस्ट, जिसमें सुबह 7 बजे चलता है। तो शाम को 7 बजे आपका एमपीएसआई का और सुबह 7 बजे आपका एमपी टेट का। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और एक जानकारी और आप लोगों के लिए थी कि अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो कमेंट करिएगा या फिर लॉगिन करिएगा testseries.layer3education.com पर। तो यहाँ आपको जो है पूरी टेस्ट सीरीज मिलेगी। जैसे आप एमपीएसआई की तैयारी अगर कर रहे हैं तो 200 नंबर का पेपर मिलेगा, एमपी पुलिस की कर रहे हैं तो भी आपको 100 मार्क्स का पेपर, जैसा पेपर आपकी एग्जाम में रहता है सेम पेपर आपको वहाँ देखने को मिलेगा। और वहाँ जो है आप फ्री मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं, जिसमें आपको बिल्कुल एग्जाम जैसा फील होगा। आपके एग्जाम में जैसे आपका टाइमर चलता है, इस साइड में क्वेश्चन दिए रहते हैं कि इतने क्वेश्चन हो गए, वो ग्रीन हो जाते हैं, वो वाइट, है ना, इस प्रकार का बिल्कुल एग्जाम जैसा फील होगा। आप देखकर देखिएगा। और अगर आपको परचेस करना हो तो उस पर अभी 70% का
ऑफ चल रहा है, डिस्काउंट चल रहा है, तो आप जाकर उसको परचेस कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं इस प्रकार से ज्वाइन करना, तो वहाँ जाकर आप चेक कर लीजिएगा और एक आध मॉक टेस्ट देकर भी देख लीजिएगा, ताकि आपको पता चल जाए कि किस प्रकार के वो मॉक टेस्ट है। ठीक है, चलिए मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही देखते रहिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।